नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फिर एक बार उषा महाजन जी की कहानी मोहभंग सुना रही हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। मोहभंग। दोपहर के वक्त रेस्तरां का एक कोना अक्सर खाली मिल जाता था, वरना शाम होते होते तो बिना रिजर्वेशन के यहाँ आना भी बेवकूफ़ी लगता था, मानो सारा कलकत्ता ही उमड़ कर आ गया हो। लिफ्ट के पास वाले कोने में घंटों खड़े होकर लोग टेबल खाली होने के इंतजार में बैठे हुए लोगों की खुशकिस्मती पर डाह करते हुए पाए जाते। तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा? उसके बगल में सोफे पर धंसते हुए वो दायां पैर सीधा कर जेब से रुमाल निकालने लगा था। रास्ते में बेहद ट्रैफिक जाम था, देखो ना, सर्दियों में भी पसीना पसीना हो गया हूँ। माथे पर चमकते श्वेत बिंदुओं को रुमाल से पोंछते हुए मधुकर को वो एकटक निहारने लगी थी। सच, उस वक्त वो बेहद निश्चल लग रहा था, बिल्कुल किसी अबोध बालक सा। उसका जी हुआ था साड़ी का आंचल बढ़ाकर उसके चेहरे से वे मोती समेट ले। क्या देख रही हो ऐसे? पल्लू से खेलती उसकी उंगलियों को हथेली में कसते हुए उसने मानो उसके अंतर में उमड़ते झंझावत को दिशा निर्देश दे डाला। भावावेश में आकर वो पूछ बैठी, मधुकर, तुम मुझे प्यार करते हो? वो अचानक ही अनमना सा हो गया, लगा जैसे उंगलियां बिजली के नंगे तार से छू गई हों। मानो सर्द हवा का कोई झोंका रेस्तरां के उस पार कोसी कॉर्नर को बेधता हुआ गुजर गया हो। सब कुछ बर्फ सा ठंडा हो गया था, बिल्कुल निस्पंद। शायद इस प्रश्न के पूछे जाने की उसने प्रत्याशा ही न की हो। अनवयस्क सा हो उसका हाथ छोड़ वो थोड़ा पीछे होकर बैठ गया। वेटर आ रहा है। जवाब में उसने अपनी चुप्पी को तर्क संगत जताने की कोशिश की। मधुकर का यूं बात टालना उसे एक अजीब सी आत्मग्लानि से भर गया था। कितनी बेशर्मी से वो अपने आप को अनावृत कर गई थी उसके सामने। लगा सपनों के सुरम में स्निग्ध संसार से ढकेल किसी ने उसे फिर वास्तविकता के एक कठोर धरातल पर ला पटका था। मगर फिर भी अपनी ही नादानी पर तरस आया। जहाँ वर्षों साथ रहते पति पत्नी भी कभी एक दूसरे से ये पूछने की जरूरत नहीं कर पाते कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं कि नहीं, तो कुछ एक मुलाकातों के बल पर ही वो ये पूछने की हकदार क्यों कर बन बैठी? प्यार, आखिर इस अमूर्त विषय को बीच में लाने की ही क्या ज़रूरत थी? सब कुछ तो कर रहा था मधुकर उसके लिए। कितनी ही बार उसे लंच डिनर के लिए 5 सितारा होटलों में ले जाता था। वक्त बेवक्त कितने ही उपहारों से अनुग्रहित किया करता था उसे। फिर भी क्यों ढूंढती रहती थी वो उसकी आंखों में बस एक ही प्रश्न का उत्तर। कलाई की घड़ी को देखकर मधुकर अनमैस सा हो रहा था। नीरा, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा, मेरा 4 बजे का अपॉइंटमेंट है। एक पेशेंट को देखना है बालीगंज में। मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा। चलें, फिर कभी बैठेंगे यहाँ। बिना उसके प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा किए वो उठ खड़ा हुआ था। तो मैं रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा। उसके पीछे पीछे चलते हुए उसे लग रहा था वो कहीं से बहुत छोटी होती जा रही थी, बिल्कुल बौनी। नहीं, तुम जाओ, तुम्हें आउट ऑफ द वे पड़ेगा, मैं चली जाऊंगी, उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। वो सारी रात उसने अपनी आंखों में ही गुजारी थी। यूँ उसे चाहिए तो था कि मधुकर से फिर कभी न मिलती, लेकिन न जाने क्यों लगा वो ऐसा नहीं कर सकेगी। मधुकर का हृदय जीतने की चाह बढ़ती ही गई। जान में जान तो तब आई जब अगले दिन शाम को वो खुद ही उसके घर आ गया था, उसके अपाहिज पति को देखने के बहाने। वो उसके लिए रजनीगंधा के फूलों का गुलदस्ता लाया था, पर वो जान गई थी कि वे फूल वो उसके ही लिए लाया होगा। वो जानता था कि रजनीगंधा से उसे कितना लगाव था। जब तक वे फूल सूखकर झड़ नहीं जाते वो उन्हें गुलदान में ही सजा रहने देती थी। चलते वक्त उसके कंधे को धीरे से छूकर मधुकर ने कहा था, सॉरी नीरा, कल के लिए। वो समझ नहीं पाई थी कि सॉरी उसने किस बात के लिए कहा था, उसके सवाल का जवाब न देने के लिए या उसे टाल दिए जाने के लिए। पर इतना यकीन उसे ज़रूर हो गया था कि कहीं कुछ था जो मधुकर को उसके पास खींच कर लाता रहेगा। बस तब से ही वो आस लगा कर बैठ गई थी उस क्षण की, जब वो दोबारा उससे यही सवाल पूछेगी, प्रत्युत्तर में हाँ सुनने के भरोसे के साथ। आशाएं और आशाएं, आखिर यही तो संबल होता है मनुष्य की हर एक सांस का। सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल होकर भी जीने की आस इन्हीं आशाओं के बलबूते ही तो बना रखी थी उसके पति नीरन ने भी तो। अस्पताल के बेड पर लेटे हुए उन्होंने पूछा था, नीरा, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, अपाहिज हो गया हूँ, बोलो मेरा साथ तो न छोड़ोगी? वो रो पड़ी थी। जीवन के एकमात्र संबल अपने असहाय असमर्थ पति के मुख को अपनी कांपती उंगलियों से ढांपते हुए
उसने दिलासा दी थी। ऐसी बात फिर कभी मत कहिएगा, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ईश्वर करे आपका दुख मुझे मिल जाता। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बड़ा धुरंधर होता है। सचमुच वक्त इंसान के चेहरे के साथ साथ उसके दिल और दिमाग पर भी विघटन की रेखाएं खींचने से बाज नहीं आता। वक्त बदलते ही कहीं भी कुछ भी इसी तरह नहीं रहता। अपनी ही कई बातों को लोग भूल जाते हैं। वायदों की अहमियत भी वक्त ढलते ही बदलने लगती है। प्रकृति जहाँ जल बसाकर सूखे ठूठों को भी हरा भरा कर जाती है, वहीं मौसम बदलते ही हरे हरे लहलहाते खेतों को भी बंजर बियावान भी तो बना जाती है। कभी नीरन के घर लौटने की प्रतीक्षा में उसके दिन सांझों में ढला करते थे। अब उसका दिन भर बिस्तर पर पड़े रहना उसे भीतर और बाहर से चूर चूर कर जाता। मधुकर का एहसान भला कैसे भुला सकती थी वो। निविड़ अंधकार में जहाँ हाथ को हाथ नहीं सूझता था, उसने उसका हाथ थाम अकेलेपन के अनंत अंतराल से बाहर निकाला था। उसका तन मन आत्मसंत्रास की असह्य वेदना सहते सहते इतना क्षीण हो चुका था कि अपने ही बलबूते और बने रहना उसके लिए शायद अब संभव भी नहीं था। अपना दोस्त ही समझिए मुझे बताइए अपने मन की व्यथा, बांटने से दर्द हल्का हो जाता है, मधुकर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा था। काश मन की व्यथा बताने से बताई जा सकती। हजारों रूप होते हुए भी व्यथा को विधाता ने वाणी के वरदान से वंचित ही रखा। बस चाहने वाला ही तो समझ सकता था उसकी मूक व्यथा। शायद मधुकर ने समझ पाने का आश्वासन दिया था। तब उसे लगा था उससे ज़्यादा कोई और उसे समझ भी नहीं सकता था। अपने श्रृंखलाबद्ध दिन रातों को उसके ही सहारे सपनों के मोतियों से सजाने लगी थी वो। लगा था जैसे रेगिस्तान में पानी के चश्मे ही फूट पड़े हों। लगा था जैसे पहली बार किसी को अपने इतने करीब महसूस कर पाई थी वो। ये 5 साल उनके यूं ही नहीं बीत गए थे। इस बीच उन दोनों ने ही काफ़ी लंबी दौड़ लगा ली थी। वो दौड़ता रहा था और उसे भी अपने साथ उंगली पकड़ कर दौड़ाता रहा था। नामी डॉक्टरों में अब उसका भी नाम जुड़ गया था। रुपये और पैसों की फिक्र तो पहले भी नहीं थी, अब तो लुटाया भी जा सकता था। भला वो टालीगंज के उस पुराने घुटन भरे मकान में नीरा को कैसे रहने देता। साउथ कलकत्ता के पॉश लोकेलिटी में एक शानदार फ्लैट मधुकर ने उसे खरीद कर दिया था। उसके पति की देखभाल के लिए एक नर्स का इंतजाम भी हो गया था। जो मधुकर उस दिन रेस्तरां में प्यार के नाम से ही बिदक गया था, बात बात पर उस पर अपना प्यार जताने लगा था। अब वह नीरा को पूरी तरह आजमा भी तो चुका था। उसके प्रति नीरा की एक तरफा वफादारी, उसकी इच्छाओं के आगे उसका कठपुतली की तरह नाचना, सभी तो इस बात के सबूत थे कि वो उसकी खुशी में ही अपनी खुशी देखने लगी थी। परेशानी थी तो सिर्फ एक, उसके 7 साल के बेटे अंजुल को मधुकर अंकल कभी अच्छे नहीं लगते थे। मम्मा तुम पापा को अकेला छोड़कर अंकल के साथ मत जाया करो। तब मधुकर ने ही सुझाया था कि अंजुल को दार्जिलिंग के बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाए। बच्ची की ज़िंदगी बन जाएगी। उसका अपना बेटा भी तो वहीं पढ़ता था। एक अनजाने से आत्मगौरव से भर आई थी वो। कितना ख्याल रखता था मधुकर उसका। अपने बेटे को भी तो उसके बेटे को भी तो अपना ही समझता था, तभी तो अपने बेटे की ही बराबरी में पहाड़ के स्कूल में डालना चाहता था। कितना रोई थी वो अपने नन्हे मुन्ने को विदा होते वक्त। पर शायद सचमुच उसकी भलाई इसी में थी कि वो उससे दूर रहकर पढ़ता। मन को कड़ा करके मधुकर की बात मान ली थी उसने। कभी कभी बहुत ज़्यादा लेना भी बोझ लगने लगता है, तब दी चाहता था कि मुक्ति ही मिल जाए इससे तो भला। उसके पति ने भी तो यही किया था। बोझ ही तो ढो रहे थे वे उसके उपकारों का। बोझ समझा गया कुछ भी काम तो व्यक्ति स्वेच्छा से नहीं करता। एक कर्तव्य होता है जिसे निभाए चले जाना ही बस नियति बन जाती है उसकी। एक ना एक दिन तो ऐसा आता ही है कि जब वो इतना थक जाता है कि पटक डालता है वो बोझ के उस गट्ठर को गली के नुक्कड़ पर। फिर चाहे आते जाते राहगीरों की ठोकरें ही क्यों न नसीब हो उसे। उसके पति शायद ऐसी नौबत नहीं आने देना चाहते थे। वो रात सचमुच बेहद खौफनाक बीती थी। मधुकर उसे घर पर छोड़कर गया था। लिफ्ट खराब पड़ी थी। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वो हांफने लगी थी। चाबी घुमाकर लैच खोला ही था कि उसकी आवाज़ कानों में पड़ी, नीरा इधर आओ। एक अरसे के बाद उसका नाम लेकर पुकारा था उन्होंने, वरना तो कोई है कहकर ही बुलाने लगे थे वे उसे। एक अनजाने भय के अतिरेक से उसका कलेजा कांपने लगा था। अपाहिज असमर्थ था वो पुरुष। उसका बिगाड़ ही क्या सकता था। फिर भी उसकी नज़रों का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी वो। किसी तरह कमरे की दहलीज तक पहुंची थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई थी।
कहाँ थी वो पंगु असहाय जिंदगी की लाचारी। इधर आओ न नीरा। न जाने कहाँ का प्यार आवाज़ में सिमटाया था उनकी। वो करीब चली गई और पलंग के किनारे पर बैठ गई। साइड टेबल से बैठे अंजुल की तस्वीर उठाकर वे उसे एकटक देखने लगे। नीरा, एक बात मानोगी? उसे जवाब का मौका देने से पहले ही बोले, अंजुल को घर ले आओ, अपने पास रखो ना उसे। नीरा, तुम मधुकर से शादी क्यों नहीं कर लेती? वो तुम्हें चाहता है और मेरा क्या? मेरी चिंता छोड़ो तुम। लगा वो पानी पानी हुई बह जाएगी। नजरें उठाने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ, वो कहकर तेजी से किचन की ओर बढ़ गई थी। विवाह? क्या विवाह ही स्त्री पुरुष के संबंधों की पराकाष्ठा है? तो फिर यह क्या है? विवाहित होते हुए भी वो मधुकर का पत्नी को छोड़ो खुशी के क्षणों की तलाश उसके दामन में आकर करना, उसकी मांग में चमकती सिंदूर की रेखा क्या उसके अपाहिज पति की जीवन कामना के प्रतीक थी? मधुकर ने उसके लिए क्या नहीं किया? वो उसके पास आता है क्योंकि वो उसे अपनी पत्नी पर तरजीह देता है और ज़्यादा की आकांक्षा करना उसके लोलुपता और छोटापन होगा। उसकी पत्नी और बच्चों को विस्थापित कर अपने लिए स्थान बनाना? छी छी, ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी वो। हाँ, इच्छा तो ज़रूर हुई है उसकी कि वो समाज के सामने वो मधुकर के हाथ में हाथ डालकर चल सके। क्या गुमनामी की ये ज़िंदगी उसे नहीं सालती? क्यों नहीं, लेकिन प्रेम का नाम ही तो उत्सर्ग है। उनके कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। शायद अंजुल की तस्वीर वाला फ्रेम गिरा था। खाना लेकर वो कमरे में घुसी ही थी कि थाली थामे हाथ कांपने लगे थे। अंजुल की फ़ोटो गिरी हुई थी। उसके पति का दाहिना हाथ बिस्तर से झूल रहा था। निस्पंद कंधों पर चेहरा एक और लुढ़का हुआ था। भय और आत्मग्लानि से उसकी आंखें पल भर को भिज गई। क्या इसलिए बुलाया था उसे अपने पास? कंठ से एक दर्दनाक चीख उभरी। लगा जिस्म के भीतर कुछ पिघल कर बहने लगा। वो अपराधीन सी खड़ी रही थी, मानो अपने ही शरीर का कोई दुखता हिस्सा उसने खुद ही काट कर फेंक डाला हो। उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए थे। याद नहीं बाकी की रात कैसे बीती, मधुकर को खबर करने की कितनी कोशिश की, उसका कहीं पता नहीं था। पड़ोसियों की मदद से ही सब निपटा सकी थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उस असहाय असमर्थ पुरुष की छत्र छाया में भी वो कितनी सुरक्षित थी, कितनी समर्थ। लगा वो अब और अकेली नहीं रह पाएगी। काश मधुकर आ जाता, उसे सीने से लगाकर कहता, नीरा तुम अकेली कहाँ हो? मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। तुम विधवा नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा पति। वो उठकर दर्पण के पास आ गई। रो रो कर बेहाल सी हुई पड़ी थी वो। बाल बिखरे हुए थे, माथे की बिंदिया भी फैली पड़ी थी। नहीं, वो नहीं पोछेगी इसे। पिछले कई साल से वो मधुकर के लिए ही तो सजती रही थी, सजाती रही थी अपने माथे पर। सिंदूर की डिबिया खोल उसकी कांपती उंगलियों ने माथे पे बिंदिया फिर से सजा ली। अपने आप को और जब्त रखना अब उसके वश में न रहा। घबरा कर पहली बार मधुकर के घर पर फ़ोन मिलाया था। इससे पहले कभी ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। उसकी पत्नी ने फ़ोन उठाया था। नीरा बोल रही हूँ, मधुकर जी को बुला दीजिए, बहुत ज़रूरी काम है। उस तरफ से पल भर की चुप्पी के बाद एक तल्ख आवाज़ उभरी थी। जो हासिल कर चुकी हैं आप, उससे क्या जी नहीं भरा? जो अब मेरे घर में भी दखल देने की नौबत आ पड़ी? प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए। उसके चौंकने से पहले ही उधर से रिसीवर पटक दिया गया था। एक हताश आक्रोश से मन भर उठा। क्यों नहीं हक था उसे मधुकर के जीवन से जुड़ी हर चीज़ पर? जब से मिली थी उससे आखिर एक एक पल, एक एक सांस उसी के नाम पर तो जिया था उसने। पत्नी के अधिकारों की सुरक्षा की इतनी ही फिक्र थी तो क्यों बांध कर नहीं रख सकी थी वो अपने पति को अपने ही प्रेम पाश में? आज पहली बार उसे मधुकर की पत्नी के अस्तित्व का बोध हुआ। अपनी लाचारी पर तरस आया। मन में अधिकार बोध का सवाल पहली बार उदित हुआ। मधुकर दूसरे दिन शाम को आया था। उसका जी हुआ दौड़ कर जाए और उसके सीने में सिर छुपाकर फूट फूट कर रो पड़े, बहा दे अपने भीतर की सारी व्यथा उसके कंधों पर जाने क्यों मधुकर को देख वो अपनी जगह से हिल भी न सकी। मधुकर की आंखों में उद्विग्नता सी थी। कुछ कहना चाहता था, शायद शब्द ही नहीं ढूंढ पा रहा था। तब नीरा ने ही चुप्पी तोड़ी थी। तुम कहाँ थे? मैं शहर से बाहर गया होता, अचानक ही जाना पड़ा। दौड़ लौट कर आते ही मैं खुद ही तुम्हारे पास आ गया। तुमने नहा के घर पर खबर दी। मेरी बीवी तुमसे बहुत नाराज़ हो गई है। हंगामा ही कर दिया उसने। बात ज़्यादा ना बढ़े इसीलिए मैं कल आ ही नहीं पाया। इसीलिए नहीं आ सका कि
एक झटके के साथ वर्षों को संजोया कुछ बहुत नाजुक सा कहीं टूट कर चूर चूर हो गया। भ्रांतियों का जो जाल वो इतनी विसंगतियों के बावजूद बुनती आ रही थी, वो पल भर में ही खुलकर बिखर गया। क्या यही था वो अप्रत्याशित क्षण जिसके प्रतीक्षा में उसने अनगिनत बेचैन क्षणों की असह्य वेदना को संघर्ष भोगा था? यही थी विश्वास की वो नियति जिसके लिए तमाम सामाजिक बंधनों को दरकिनार कर मधुकर के लिए मुक्त कर रखा था उसने अपने आप को। कमरे में सन्नाटा सा छाने लगा था, इतना गहरा सन्नाटा जो उसके पति की मौत भी न ला सकी थी। नीरा के पलकों से कुछ बूंदें ढुलक कर उसकी कलाइयों पर आ गिरी। पलकें खिड़की की ओर उठी, शायद बाहर सूरज ढलने ही वाला था। पर्दों से ढके कमरे के मध्यम प्रकाश में मधुकर नीरा की आंखों में डूबते और सूरज को नहीं देख पाया था। नीरा की आंखों में उतर रहा था एक और जनाजा। एक झटके के साथ उसने आंचल के छोर से रगड़ रगड़ कर माथे की बिंदियां पोंछ डाली। विक्षिप्त सी होकर कलाइयों को कुर्सी के हत्थे पर पटकती हुई फूट फूट कर रोने लगी। मधुकर हैरान था, ये अचानक ही क्या हो गया था नीरा को। फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों के बीच खून की बूंदें भी छिटकी पड़ी थी। मधुकर उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। धीरज रखो नीरा, सब ठीक हो जाएगा। देखो तुमने कलाइयों में चोट लगा ली। वो दौड़कर फर्स्ट एड बॉक्स ले आया था। रोते रोते थक कर वो वहीं निढाल हो गई। मधुकर देर तक पास बैठा अचंभित सा उसे देखता रहा। जाते हुए उसने कहा, नीरा अब आराम करो, आज तुम आपे में नहीं हो, मैं कल फिर आऊँगा। वो यूं ही खोई खोई नज़रों से शून्य में ताक रही थी। जाते हुए मधुकर को देखने के लिए उसकी नज़रें नहीं उठी थी। दूसरे दिन वो फिर आया था। दरवाजे पर देर तक दस्तक देता रहा। भीतर से प्रत्युत्तर में केवल सिसकियों की धीमी आवाज़ें आती रहीं। दरवाज़ा नहीं खुला था। थककर वो लौट पड़ा था। वापस जाते हुए बड़बड़ा रहा था, अभी तक मातम मना रही है। परहैप्स शी लव्ड हिम। तो ये थी आज की कहानी मोहभंग। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।